गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक विद्या पे। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन डिजाइन है और इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। तो मैं जो हूँ अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग के लिए ये क्वेश्चन डिजाइन किया हूँ। तो आप देखिएगा, इस क्वेश्चन से आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए हम आपके लिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो सही लगे तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है, साइंस के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं और हम आपको कहेंगे कि आप जो भी आपके एग्ज़ाम है, आप एक बार इस सवाल को करके जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिले। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस युग्म की इकाई समान है। इकाई का मतलब है कि आपका किसका किसका यूनिट जो है सेम है, यूनिट सेम है। तो किसका किसका यूनिट सेम है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बल और जड़त्व। नहीं, ये बल क्या है, जिसका न्यूटन होता है। जड़त्व का क्या होता है, न्यूटन पर केजी होता है। तो दोनों का अंतर है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा जो है कार्य आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो साइंस के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं आज इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा और कुछ ऐसे सवाल पर डिस्कशन करना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको चाहिए कि कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं अभी, तो आपको ये सारे क्वेश्चन को करके जाने चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है। मतलब किसकी इकाई जो है सेम है। तो इकाई का मतलब है यूनिट सेम होनी चाहिए। तो जड़त्व और घन, इस जड़त्व बल और जड़त्व, इसकी इकाई सेम नहीं है, इसकी इकाई अलग अलग है। ऊर्जा और जड़त्व, इसकी भी इकाई अलग अलग है। कार्य और ऊर्जा, इसकी इकाई सेम है। तो आपको ये ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। कैसे सही है, देखिए, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन। लेकिन जड़त्व का होता है न्यूटन पर केजी। तो ये दोनों अलग है। कार्य का क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये दोनों इकाई सेम है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले। आपको एक रिलेशनशिप याद होगा जिसको हम लोग पढ़े थे। जैसे क्या होता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32, F माइनस 32/9। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। इसी रिलेशनशिप से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे 49 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में पूछ रहा है, तो C/5 इक्वल टू 59 माइनस 32/9। तो आप इसको घटा लीजिए। C/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, 27/9 काट दीजिएगा। 9 3 जा 27, यानी C इक्वल टू आ रहा है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक इकाई है जो यह वर्णन करती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आप लोग को पता है कि आपको बहुत पहले ये नियम दिया गया है किनके द्वारा, हबल स्थिरांक के द्वारा, कि आपका जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये इसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे जितने भी महासागर है या थल ज़मीन है, वो सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं। तो ये हबल एक अमेरिकी जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा हो रहा है।
और इसी नियम को हम लोग हबल का नियम भी कहते हैं। इसी से हम लोग पता करते हैं कि दूरस्थ जो आकाश गंगाएं हैं और उनकी गति और पृथ्वी की दूरियों की गति के बीच ये सीधा संबंध दिखाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हबल स्थिरांक यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1960 में लंबाई के मानक के मैप किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था, मतलब मेजरमेंट के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो उस समय जो है क्रिप्टॉन 86 समस्थानिक का हम लोग यूज किया करते थे, वो लोग यूज किया करते थे 1960 में, जब क्या है ये मानक मैप को परिभाषित किया जा रहा था तो उस समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्युत के संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत का संवेग को मतलब क्या होता है, संवेग को होता है वेग इंटू मास इंटू वेग, क्या होता है मास इंटू वेग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग संवेग कहते हैं, सिर्फ P से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मास का क्या होता है किलोग्राम, और किलोग्राम केजी होता है, और जो वेलोसिटी है उसका मीटर पर सेकंड होता है। तो ये टोटल जो होगा वो क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में स्केल में कितना होगा। तो आपको क्या करना है 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। हम पिछले भी क्वेश्चन में बताएं कि आपको एक रिलेशनशिप याद रखना है, क्या है C/5 = F - 32/9, ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आता है। इसके बाद केल्विन का भी है 273 + K/5, ये भी रिलेशनशिप है। तो आपको ये दोनों में ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए सेल्सियस में आपसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और ये पूछ किस में रहा है फ़ारेनहाइट में। तो F - 32/9, 5 से 5 5 से 25, 5 9 जा 9 5 जा 45 = F - 32। तो यहाँ से अगर हम F निकालना चाहें तो F = क्या हो जाएगा 45 + 32 यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका जो सही आंसर होगा वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट जो बात करेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी का क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच कितने अंतर होता है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 100 डिग्री का रहे, ये ऑप्शन अगर 100 डिग्री रहे तो ज़्यादातर लोग यही मार देंगे। लेकिन क्या है आपको इसको ध्यान से देखना। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ देखिए पानी का क्वथनांक और हिमांक, क्वथनांक ये तो हो गया पानी का हिमांक बिंदु, कौन सा बिंदु है हिमांक बिंदु। अब यहाँ अगर क्वथनांक बिंदु की बात किया जाए तो क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको आप चेंज कीजिएगा फ़ारेनहाइट में तो 100 डिग्री / 5 = F - 32/9, काट दीजिए 2 9 जा 180 + 32 यानी 2 8 11 का 1 112 212 डिग्री। तो जो आपका ये क्वथनांक बिंदु आ रहा है वो कितना आ रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप इसका अंतर देखिए तो अंतर कितने का है 32 डिग्री और 212 है। तो 212 में आप अगर 32 घटाते हैं तो आपको पता चलेगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। कौन सा आंसर सही है, आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। 1 किलोवाट का मतलब आप किलो जहाँ अर्थ आ जाए, किलो का मतलब ही होता है 10⁻³ अब जहाँ भी 10⁻³ आपको, तो आप ये देखिए 100 वाट नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। 1000 यानी 10⁻³ वाट को हम लोग 1 किलोवाट कहते हैं। क्या कहते हैं 1 किलोवाट कहते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मेगावाट अगर पूछे तो 10⁻6 उसको हम लोग मेगावाट कहते हैं।
नेक्स्ट जो बात करते हैं, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार मैंने बताया हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज कर जाते हो। इसमें क्या कहता है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में। आपको क्वेश्चन देखना है सर्वाधिक है या मिनिमम है, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो सर्वाधिक की बात किया जाए तो ध्वनि की गति जो है स्टील यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके बाद गैस में होता है। तो आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये ध्वनि को अच्छे से गमन कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिस वजह से इसमें ध्वनि कम गमन करते हैं। गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे इसमें ध्वनि की गति और कम होती है। तो सबसे कम किस में होती है, कम, इससे बीच में मतलब मध्यम, और ये जो है सबसे सॉलिड में सबसे अधिक गति होगी। तो ध्वनि की सबसे अधिक गति अगर पूछा जाए तो किस में होगी, सॉलिड में होगी। तो आपका ये ऑप्शन सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की गति किन में नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं होती है, तो नहीं की जहाँ बात आ जाए तो वहाँ कौन सा क्वेश्चन सही होगा, वहाँ निर्वात होगा। क्या होगा, निर्वात होगा। आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगर ध्वनि नहीं की बात की जाए तो उसमें किसका होगा, निर्वात की बात होगी। निर्वात में ध्वनि मिनिमम होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे, कोशिका विभाजन के दौरान दो समान भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है। देखिए कोशिका विभाजन का बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका ये है कि मान लिया एक ये सेल है, एक सेल है तो एक सेल यहाँ से कट गई, और कट गई तो ये क्या है, एक नया सेल बन गया और एक नया सेल बन गया। इस तरह के विभाजन को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन में ये द्विखंडन है, क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन। मतलब एक नया जीव, ये एक नया जीव है, एक जीव है, और इसी का जो टूट के बना है ये दो अलग अलग जीव हैं। क्या है, ये अलग अलग अगर जीव बन गए हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रकार का फ्यूजन है ये क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान देना। पूर्ण जनन क्या होता है, पूर्ण जनन भी एक प्रकार से ये भी कोशिका विभाजन है। बीजाणु निर्माण भी कोशिका विभाजन से ही होता है और मुकुलन भी होता है, लेकिन आपको ये सबके तरीके अलग हैं। लेकिन जब दो खंडों में बंटने की बात करें तो उस समय वहाँ क्या होगा, उस समय कोशिका विभाजन का द्विखंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विखंडन जो होता है वही कोशिका विभाजन का एक, ये कोशिका विभाजन का एक द्विखंडन जो है कोशिका विभाजन का एक तरीका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई जिसमें एक कोशिका उपस्थित होती है। मतलब उनमें से आप बताइए कोशिका की मूलभूत इकाई जिनमें क्या एक कोशिका में उपस्थित, मतलब एक कोशिकीय जीव में क्या उपस्थित होते हैं। राइबोसोम होते हैं, गोल्गी उपकरण होता है, लाइसोसोम होता है, या सभी होते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब के सब क्या होते हैं, कोशिका में उपलब्ध होते हैं। ये जितने भी हैं ये सब एक कोशिकीय जीव में सभी में पाए जाते हैं। जितने प्रकार के कोशिकीय जीव हैं सभी जीवों में पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, जो अपना प्लाज्मा है, जैसे ये सेल है, सेल जो बने हैं, सेल के नीचे जो बने होते हैं ये एक प्लाज्मा झिल्ली टाइप इस तरह के क्या होते हैं, एक प्रकार से झिल्ली बने होते हैं, जो क्या करता है कोशिका में कोई बाहरी चीज़ को आने या फिर इधर से जाने में उनको मदद करता है। एक प्रकार से ये रोकता है, बाउंड्री वाल है। तो ये जो बने होते हैं झिल्ली, ये किसके किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड दोनों के बने होते हैं। कुछ में प्रोटीन के बने होते हैं केवल, और कुछ में लिपिड के बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोशिका के जो भी झिल्ली हैं वो किसमें किसके बने होते हैं, प्रोटीन के भी बने होते हैं और लिपिड के भी बने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रक में उपस्थित नहीं होता। मतलब इनमें से क्या है जो केंद्रक में अपना जो न्यूक्लियस है उसमें उपस्थित ही नहीं होते। जैसे ये अपना सेल है, सेल में क्या क्या उपस्थित नहीं होते। जैसे सेल है तो केंद्रक की बात कर रहे हैं,
तो केंद्रक में क्या है, ये केंद्रिकाई तो होते हैं, रस धमनी नहीं होती, डीएनए होते हैं, जीन भी होते हैं। तो ये जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये रस धमनी जो है केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं, रस धमनी केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं। आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रति कोशिकाओं को प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं, माने प्रति कोशिकाओं में आपको प्लास्टिड कहाँ, जो कोशिकाएं जिनमें पत्ती होते हैं वो उसमें कोशिका जो है प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड जो है कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। प्लास्टिड का क्या काम है कि अगर कोई लीव्स है, मान लिया जाइए आपको कोई लीव्स है और इनको क्या है, इसमें अगर ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, कोशिका दर में, प्लास्टिड में पाया जाता है। और ये प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, कोशिका दर में पाया जाता है। तो आपको ये सब का बातों का ध्यान रखना है कि कोशिका, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं तो कोशिका दर में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकाएं निम्नलिखित में कौन सा उपकला उत्तक का एक प्रकार है। जैसे उत्तक जो है, जो भी उत्तक है जिसमें अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं, जैसे कोई साल की उत्तक है, स्तंभ फल की उत्तक है, स्तंभाकार उत्तक है और ग्रंथिक उत्तक है। तो उपकला उत्तक का एक प्रकार है। तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी एक उपकला उत्तक है। क्या हैं, ये सब के सब एक उपकला उत्तक है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक मिलकर पेशी बनाते हैं। जैसे मांसपेशी जो बनती है ये सब इसी से मिलके बनते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या है इसमें सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कोशिका के जो हैं वो छोटे राइबोसोम होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उनके गुणसूत्र में केवल न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये भी सही है। उनका आकार 1 से लेकर 10 mm के माइक्रोन के बीच होता है, ये भी सही है। लेकिन कोशिका बाध्य कोशिकांग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन जो बी है ये सही आंसर है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्राथमिक और अवशिष्ट विशेषताओं में से एक है कोशिकाबद्ध जीवन की अनुपस्थिति। इसमें ये उपस्थित नहीं होते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। इसमें केंद्रक या ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी उपकरण भी नहीं होते हैं। आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रहता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है वायवीय शोषण को पूरा करने के लिए आवश्यक भाग क्या है। मतलब वायवीय शोषण यानी कि अगर आपको वायु के उपस्थिति में श्वसन करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको क्या क्या चाहिए, तो सूत्र कणिका भी आपको ज़रूरी है और कोशिका द्रव भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आप वायवीय शोषण कर सकते हैं। अगर आपको दोनों आपके पास है तो आप वायवीय शोषण कर सकते हैं, वायवीय शोषण कर सकते हैं। वायवीय मतलब होता है वायु के उपस्थिति में शोषण करना, यानी यहाँ वायु उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन कहता है, कभी कभी आ जाता है कि अवायवीय शोषण क्या होता है, तो वायु जहाँ अनुपस्थित होते हैं, जहाँ वायु होते ही नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। अब दो प्रकार के क्वेश्चन इससे आते रहता है। पहली क्वेश्चन तो यही आता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा सेल हमें उत्तरदायी होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो है प्लेटलेट जो है वो क्या है, प्लेटलेट हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्लेटलेट अगर रहता है तो आपके रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। प्लेटलेट क्या होती है, प्लेटलेट जो हमारी ब्लड में होते हैं, जैसे ये मान लिया आपका ब्लड वेसल है, यहाँ से कुछ लीकेज हुआ ब्लड, तो वो क्या प्लेटलेट आके धीरे धीरे यहाँ आके जमा हो जाती है, क्लॉट बना देती है, जिससे क्या होता है ब्लड जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं तो यहाँ जमना शुरू हो जाती है। तो ये मदद कौन करता है, प्लेटलेट करता है। एक और क्वेश्चन आता है कि रक्त के थक्का जमने के लिए
कौन सा विटामिन जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा विटामिन के। अगर हमारे शरीर में विटामिन के है तो आपको रक्त का थक्का जमने में मदद होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूपट्टी में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन है? मतलब हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो अर्थ पे जब सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ब्रह्मांड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ब्रह्मांड में हमारा हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड है सबके सब में हाइड्रोजन पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे, चलिए इतना ही आज ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण सवाल। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए।